नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। चल रहा है हमारा शो हेलो बनास 91.2 एफएम पर सेहत सही लाभ गई। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी कोई हमारे अंदर दुश्वारियां ना हो। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान डॉक्टर एस के पाठक। जी हाँ, पूर्वांचल के टीबी के जाने माने विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो बनास 91.2 एफएम। तो पहला सवाल हमारा यहीं से है कि टीबी आखिर है क्या? टीबी को अगर हम हिंदी में कहते हैं तो तपेदिक रोग कहा जाता है इसको। जी। ट्यूबरक्लोसिस इसका फुल फॉर्म है। ट्यूबरक्लोसिस एक तरह से कीटाणु है, बैक्टीरिया है, काफी रेजिस्टेंट होता है और ईयरबॉर्न डिजीज होती है जो सांस के रास्ते से हमारे लंग्स में प्रवेश करता है और वहाँ पर लंग्स में जाके कहीं डिपॉजिट लंग्स की टीबी बना देता है और उनसे ब्लड के थ्रू बॉडी के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। जी। अच्छा, अगर ट्यूबरकुलोसिस को देखा जाए तो इसकी डायग्नोसिस कितने दिन में हो पाती? क्या ये जब किसी व्यक्ति को होता है तो तुरंत पता चल जाता है या टाइम लेता है? देखिए, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें हम इन्फेक्शन से लेके डिजीज तक परिवर्तन में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। जैसे आज आपको इन्फेक्शन हुआ तो आपको जो सिम्टम आएंगे 4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक भी ले जाते हैं सिम्टम लक्षण। तो इसका अर्ली स्क्रीनिंग अलग होती है और एक होती है जो पेशेंट को बीमार होता है तब होती है। अच्छा। अर्ली स्क्रीनिंग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर किसी फैमिली में किसी को टीबी है और उसके जो फैमिली मेम्बर उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, तो उनका हम डायग्नोस्टिकेशन करते हैं और उससे पता चल करते हैं कि उसके इन्फेक्शन में। दूसरा है जो बीमार व्यक्ति है उसका स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो शुरुआत में जो टीबी के कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम पहचानते हैं कि व्यक्ति को टीबी है कि नहीं। जी। तो इसके लक्षण में अगर देखा जाए तो खासकर अगर देखा जाए तो मरीज को बुखार आना एक होता है, 2-3 हफ्ते से बुखार आना, कमजोरी आना, खांसी आना और थकान से मसलन भूख नहीं लगना, ये कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं। लेकिन साथ साथ कभी कभी खांसी लगातार आ सकती है, लंबी खांसी आ सकती है, खांसी के साथ ब्लड भी आ सकता है, बलगम की शिकायत बनी रह सकती है। ये सारे कुछ लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि हो सकता है इस व्यक्ति को ये लक्षण और भी बीमारियों में मिलते हैं, लेकिन टीबी की ये लक्षण गिनती की जाती है। तो लक्षण अगर आते हैं तो उसकी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। इसके लिए चेस्ट रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो उसकी जो ब्लड चेकअप होती है जिससे आपको कंफर्मेशन करना पड़ता है कि ये टीबी है कि और किसी बीमारी के कारण भी ये खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है या सांस फूल रही है। तो इसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, खासकर शुरुआती टेस्ट में ब्लड का कुछ टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं और बलगम की जांच होती है। तो एक्सरे से कुछ अगर लंग्स में है तो इसमें स्पॉट पता चल जाते हैं और उससे हम पता करते हैं। ब्लड में कुछ टेस्ट होते हैं जो सिग्नल देते हैं कि पेशेंट इन्फेक्टेड है कि नहीं, उससे पता कर सकते हैं। तीसरा बलगम की जांच सबसे स्टैंडर्ड होती है और उसमें बलगम की जांच लैब में टेस्ट करके देखना पड़ता है कि कीटाणु है कि नहीं। तो कीटाणु की जो मात्रा 1 ml स्पुटम में 1000 से ज़्यादा होती है तभी पता चलता है। अच्छा। अगर एक कीटाणु 1 ml में है तो नहीं पता चलता। तो हम लक्षण से ही कोशिश करते हैं मरीज को उसकी क्लिनिकल सिम्टम से, उसकी बाइक हिस्ट्री से पता करके मेडिसिन देते हैं। तो एक विशेषज्ञ पता कर सकता है कि पेशेंट को एक्चुअली टीबी है। कई सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको टीबी के लक्षण, जैसे हमने कॉमन लक्षण बताया कि बुखार आना, खांसी आना, सांस फूलना, कमजोरी आना, न लगना, ये सब लक्षण और बीमारी होते हैं। लेकिन गलती से जनरल डॉक्टर के पास पहुंचे वो टीबी की दवा चल जाती है। टीबी न होते भी वो मरीज गलती से टीबी दवा खा लेता है और लगातार खा लेता है, इससे लीवर को काम। तो यह बेहतर है कि टीबी को कंफर्म करने के लिए अगर पेशेंट को बलगम आ रहा है तो जांच जरूरी है, ब्लड एक्सरे करना, क्लिनिकल से और एक्सपर्ट ओपिनियन सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे पास कई सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनको लगता है कि सर ये टीबी तो डॉक्टर ने बताया लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो मैं अपनी सिम करके अपना जो क्लिनिकल सेंस को देख के कई सारे पेशेंट की टीबी की दवाई मैंने बंद की है, क्योंकि कुछ ऐसे दाग थे जो एक्सरे में दिख रहे थे टीबी से, लेकिन वो टीबी थे ही नहीं, कुछ और बीमारी की दाग होता है। तो टीबी का जो डायग्नोसिस होती है, एक जो परफेक्ट डायग्नोसिस होती है जिसमें लंग्स में स्पॉट और बलगम में कीटाणु का आना, ये परफेक्ट डायग्नोसिस। कभी-कभी ये सब कुछ भी नहीं होता, उसके बाद भी लक्षण आते हैं। प्लेराइटिस होती है जिस लंग्स में हल्की टीबी हुई और फेफड़े में पानी आ जाता है, जी, वो एक लक्षण हो सकते हैं। और जब टीबी कभी ब्लड जब प्रवेश करता है तो वहाँ पर जो ब्लड के थ्रू वो शरीर के किसी भी पार्ट को प्रभावित कर सकता है। जी, जैसे आपका ब्रेन टीबी करते हैं, जी जी, बोन्स में जाती है तो बोन टीबी हो जाती है। अगर वो आपके मसल्स में जाती है तो मसल्स टीबी हो जाती है। कभी कभी हार्ट में भी टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है।
पेट में टीबी के इन्फेक्शन होते हैं जिसमें एसाइटिस, फ्लूड आना, गांठें बन जाना। ग्लैंड टीबी एक होती है जिसमें जो अपने शरीर के किसी भी गांठों में जाकर टीबी का टीबी हो सकती है। खासकर बच्चों में ग्लैंड टीबी बहुत कॉमन है, सर्वाइकल पेरेंट्स होती है। तो ये टीबी ऐसी बीमारी है कि किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी एज में इन्फेक्शन दे सकता है। जी। छोटे बच्चे न्यूनेट से लेकर ओल्ड एज तक किसी को हो सकता है। अच्छा। तो टीबी जैसी बीमारी को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर ये लक्षण आते हैं तो क्लिनिकल सेस में आपको देखना और एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं आपको डिसीजन लेने की पहले टीबी की दवा अगर आप किसी व्यक्ति मरीज को चला रहे हैं तो वो दवाई कम से कम 6 महीने चलती है और मैक्सिमम 8 महीने कभी तो हम लोग ब्रेन टीबी, कैनियो टीबी या बोन्स टीबी होती है उसमें 2 साल तक दवाइयाँ देते हैं। अच्छा। और एक टीबी नॉर्मल होती है जिसको हम लोग नॉर्मल टीबी के रूप में करते हैं, फर्स्ट लाइन एफीटी देते हैं। लेकिन कुछ टीबी ऐसी होती है जो खतरनाक टीबी जिसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, MDR टीबी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस वो टीबी होती है जिसमें खासकर ड्रग डिफॉल्टर होते हैं जो मरीज दवा लिया कुछ दिन 1-2 महीने खाया छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके लक्षण जब भी आप दवा शुरू करते हैं तो 2 महीने में लगभग लक्षण गायब हो जाते हैं। तो वहाँ से पेशेंट लापरवाही करना शुरू कर देता है और उसके कारण ऐसा होता है कि दवा छोड़ के डिफॉल्टर में चला जाता है, फिर वही दवाइयाँ उस पर काम नहीं करती तो वो रेजिस्टेंट हो जाती है। कुछ ऐसी टीबी होती है जो शुरुआत में ही इन्फेक्शन ही रेजिस्टेंट टीबी का हो जाता है, तो मरीज को पता नहीं चलता। और जब हम उसका टेस्ट करते हैं, खासकर जीन एक्सपर्ट एक टेस्ट होता है जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट तो कीटाणु रेजिस्टेंट टीबी का है कि नॉर्मल टीबी का है। रेजिस्टेंट टीबी की जो दवाइयाँ चलती हैं वो लंबी चलती है, कम से कम 2 साल चलती है, उसका खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। कुछ दवाइयाँ अभी स्पेशली आ गई हैं, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं जो 8 महीने से लेकर 10 महीने में कोर्स पूरा हो जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो भी दवाइयाँ मिल रही हैं 2 साल कम से कम, उस दवा का पूरा कोर्स करने के बाद चांस कम रहता है कि उसको दोबारा ठीक। लेकिन कभी कभी टीबी ठीक होने के बाद भी हो जाती है दोबारा, इससे रिकरेंस डेवलप कर सकते हैं। तो रिकरेंस में क्या होता है कि उन पेशेंटों में होती है खासकर जो डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर की बीमारी है और टीबी है और डॉक्टर ने देखा कि सारी दवाइयाँ काम कर गई, कोर्स पूरा हो गया, दवा छोड़ दिया, लेकिन मरीज को अपना शुगर कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसका शुगर कंट्रोल आइडियल टीबी में 150 से लेकर 200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर उसका टीबी का जो मरीज है उसकी शुगर लेवल 300, 250, 400 ऐसे चल रहे हैं तो वहाँ पर ठीक होने के बाद रिकरेंस होने के चांस आते हैं। तो खासकर टीबी के मरीजों में डायबिटिक पेशेंट हैं तो उसमें स्पेशल ध्यान देना होता है कि आपको टीबी की दवाइयाँ थोड़ा कोर्स भी लंबा करना है और रेगुलर शुगर का चेक करके अपने शुगर को कंट्रोल करना है। तो इन चीज़ों से आप पता कर सकते हैं कि बीमारी को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टी ड्रग ट्यूबरकुलोसिस में पता करने के लिए जब हम रेजिस्टेंट जीन एक्सपर्ट करते हैं तो उसमें कुछ ड्रग सेंसिटिविटी कराते हैं, दवाइयों को पता करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ सूट करती हैं, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें 5 लाइन ड्रग्स, 10 लाइन ड्रग्स उनको हम सूट कराते हैं, मरीजों को देते हैं जिससे कि उनकी जो दवा चले वो सटीक चले और सही काम करे और सही तरीके से फिट हो जाए। जी। टीबी के मरीजों में देखा जाए तो खान पान का भी बहुत विशेष ध्यान। जी, मेरा अगला सवाल ही बस यही था कि किसी को टीबी ना हो सके इसके लिए खान पान में क्या प्रिकॉशन और क्या खाना चाहिए? देखिए, बॉडी की इम्यूनिटी ही सब पर डिपेंड करती है। कोई भी इन्फेक्शन होता है बॉडी की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो आपको टीबी के अलावा कोई भी बीमारी इन्फेक्ट कर सकती है। इसमें खान पान की बहुत खास जरूरत होती है। इसमें हाई प्रोटीन डाइट्स, मल्टीविटामिन मिनरल्स का यूज अच्छे से करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी की जो एज लेवल है, बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़िया से काम करता रहे। क्योंकि टीबी का इन्फेक्शन हर इंडियंस को लगभग होता है, लेकिन बीमारी केवल 1% लोगों में होती है। तो अगर बीमारी किसको होती है, खासकर जो लापरवाही या खान पान में, खासकर जो पेशेंट डायबिटिक है, खासकर जो पेशेंट ओल्ड एज के हैं, खासकर उन पेशेंटों में टीबी का चांस है जिसमें कुछ स्टेरॉइड दवाइयाँ ले रहे हैं। क्योंकि कभी कुछ मर्ज में ऐसी चलती हैं दवाइयाँ कि स्टेरॉइड का सेवन करना पड़ता है। तो स्टेरॉइड का सेवन जब आप कर रहे हैं तो उस समय टीबी के इन्फेक्शन की खतरे ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्ट करके। हमारे पास अभी कुछ दिन पहले एक आई का पेशेंट आया था और उसका कुछ भी नहीं था, वो स्टेरॉइड दवा खा रहा था, आई के इलाज के लिए दिया जा रहा था, लेकिन उसको इन्फेक्शन। तो ये सब चीज़ें होती हैं। खासकर एक्सपर्ट्स होते हैं कि वो दवाइयों को बैलेंस बनाते हैं और कौन सी दवाई कब लेनी है कैसे तो डिसाइड करते हैं। तो मैं सारे दर्शकों से बोलूँगा कि अगर टीबी के लक्षण हैं तो उनकी पहचान बहुत जरूरी है। कभी भी कोई डाउट है तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है।
और कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन से आपका जो दवा है सही डोज, एक सबसे इम्पोर्टेंट है डोज का बहुत इम्पोर्टेंट। अक्सर जनरल प्रैक्टिशनर में क्या होता है कि पेशेंट 80 किलो का 90 किलो को दवाई 40 किलो के हिसाब से चलती तो दवा काम नहीं करती। अंडर डोज दवाई, अंडर डोज दवा आप पेशेंट को कहा साहब ने 9 महीने खाया, पता दवा की कोर्स देखा तो उसको पता की आधी अधूरी दवाइयाँ दी गई, डोज के हिसाब से नहीं दी तो पक्का नहीं आराम करेगा। और पेशेंट को लगे हमारे 9 महीने खाया, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट वेट कितना है। इसलिए हर मरीज को, जैसे किसी पेशेंट को हमने 35-40 किलो से स्टार्ट किया दवाई और 2 महीने बाद उसका 55 हो गया, तो उसकी डोज की मात्रा फिर बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं उसी डोज पर रहेगा। क्योंकि अक्सर टीबी के मरीज में देखा गया है कि जब आप दवाई स्टार्ट करते हैं तो उसका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, तो उसमें मॉनिटरिंग करनी होती है 1-2 महीने में कि वेट कितना हो रहा है, क्या है, उसके हिसाब से दवाइयाँ अप डाउन करनी पड़ती हैं, अप करनी पड़ती हैं। और पेशेंट को कोई कभी टीबी की दवाइयों से साइड इफेक्ट होता है जिसमें लीवर डैमेज होने का खतरा रहता है। इसमें ब्लड इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस कहते हैं, जिसमें लीवर में कमजोर हो जाता है और पीलिया होने का चांस रहता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती, उल्टी आने लगती है। उस कंडीशन में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है कि कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिसको रोकी जा सकती है, कौन सी नहीं रोकी जा सकती। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो लीवर को टॉक्सिक नहीं करती, कुछ करती हैं, तो डॉक्टर अपना डिसाइड करता है कि ये दवाइयाँ हमको बंद करनी है, वॉश करना है। लीवर जब तक अपने नाम में घुसे तब तक वो दवाइयाँ आगे नहीं बढ़ानी होती। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको आप लीवर को अफेक्ट नहीं करते तो उनको कंटिन्यू रखना है अंडर वॉश। जैसे ही लीवर नॉर्मल पोजीशन पहुँच रहा है तो वैसे फिर आप दवाइयों को कंटिन्यू करना है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास जो 8 महीने का कोर्स होता है तो मैं 12 महीने 14 महीने तक ले जाता हूँ, क्योंकि टीबी की दवाइयाँ बीच में रोक दी जाए। तो जब भी आप कोई दवा अगर रुक रही है 1 दिन 2 दिन के लिए, तो मान के चलिए 1 हफ्ते दवाइयाँ उसकी एक्सटेंड करेगी। आपने 15 दिन की रोकी तो 2 महीने आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि जब दवाइयाँ रुकती हैं और डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन रुकती है तो ऐसा नहीं कि हमने आप दवाई शुरू किया बीच में दवा रोक दिया, बोला साहब डॉक्टर साहब 6 महीने बोले थे हम 6 महीने बाद खाएंगे, ऐसा नहीं। जब आप दवा रुकी तो वही मान के चलिए कि उसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ट्यूबरकुलोसिस पर हमारे दर्शकों और हमारे श्रोताओं के साथ रूबरू हुए, उनको इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो आज बस हेलो बनारस 91.2 एफएम पर सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नई कड़ी के साथ, एक नए अतिथि के साथ। तब तक देखते रहिए और साथ ही सुनते रहिए हेलो बनारस 91.2 एफएम विद आरजे सुधांशु। बोले तो यही है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी।